नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आपको विस्तार से जानकारियां दी थी। अब जो हम जानकारियां देंगे वो ये देंगे कि पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, आज के आधुनिक समय में पेपरों में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मिलान के लिए पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से ही पेपरों में आते हैं मिलान के लिए। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इन्हें किस प्रकार से हल करेंगे उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। क्वेश्चन में इसी प्रकार से आते हैं, इन्हें आपने हल करना है कि इनका ये जो कूट है इनमें से आंसर कौन सा सही होगा। जैसे कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना करी, भद्रबाहु ने किस ग्रंथ की रचना की है, कात्यायन ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, या फिर पतंजलि ने कौन से ग्रंथ की रचना करी। अगर आप मोटे स्तर पर देखना चाहें तो इन्हें इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है कि इन्हें हल करने का तरीका हमें आना चाहिए। तरीका तब आएगा जब आप थोड़ा सा फोकस करके इन्हें याद करेंगे। जैसे कि कौटिल्य कौन था? कौटिल्य 3 नामों से जाने जाते हैं। नंबर 1, इन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौटिल्य जी के 3 नाम इन्हें आप नोट कर लेना। क्या? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये हो गए कौटिल्य जी के बारे में। दूसरा, ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उनके पुरोहित। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। अब समय से संबंधित बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो 323 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर ये जो समय है वो 321 ईसा पूर्व भी मिलता है। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ये तो हो गई कौटिल्य जी के बारे में। अब बात करते हैं उन्होंने लिखा क्या था, जो मैंने आपको जानकारी दी। तो कौटिल्य जी ने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं? तो अर्थशास्त्र में जो है वो ये कि जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ये जो काव्य है ये संस्कृत में लिखा गया काव्य है। नंबर 1, यहां पे अर्थशास्त्र पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनेंगे जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक काव्य है, ये 15 अधिकरणों में लिखा गया है, 180 प्रकरणों में लिखा गया है और 6000 इसमें श्लोक हैं। इसमें मौर्य काल से संबंधित प्रशासनिक जानकारियां हैं। ठीक है, तो कौटिल्य जी ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। ये हो गई इन दोनों से संबंधित जानकारियां। अगली जानकारी लेते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु ने क्या चीज लिखी? भाई, भद्रबाहु थे कौन? भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। नंबर 1 बात, ये जैन अनुयायी थे महावीर स्वामी जी के। इनके जो समकालीन थे वो थे स्थलबाहु और भद्रबाहु। भद्रबाहु साउथ में चले जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो स्थलबाहु जी एक अलग, यानी कि नियमों को लेकर इनमें मतभेद हो जाता है। मतभेद हो जाता है तो जो भद्रबाहु हैं वो दिगंबर मत के संस्थापक बनते हैं। क्या? भद्रबाहु बनते हैं दिगंबर मत के संस्थापक। ठीक है जी, तो भद्रबाहु जी ने दिगंबर मत की स्थापना की। दूसरा, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। ये जो हैं ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ही समकालीन थे। अब बात करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या था। तो भद्रबाहु ने जो
रचना की थी वो कल्प सूत्र की थी। कल्प सूत्र जो है वो जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हैं और ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में जैन तीर्थंकरों की जीवनी, दूसरे भाग में जैन तीर्थंकरों की नियम और तीसरे भाग में गुणधरों की जानकारियां हैं, जो कि 11 गुणधर थे। ठीक है, तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी, जिनके बारे में बताया। बात करते हैं कात्यायन की। तो कात्यायन ने क्या करा था? स्मृतियों की रचना की थी। और अलौकिक साहित्य में अगर हम जाएं या फिर ब्राह्मण धर्मों के अंतर्गत हम जाएं, तो स्मृतियों का जो काल है वो गुप्त काल के समकालीन है। गुप्त काल कब था? तो 4वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो है गुप्त काल की इसमें जानकारियां हैं। समय 4वीं सदी ईसा पूर्व में। तो कात्यायन ने कौन सी रचना की थी? स्मृतियों की। ठीक है, बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि, अब बचा क्या है? देखो, पतंजलि ने क्या लिखी? महाभाष्य है। बात करें पतंजलि कौन थे, तो भैया पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये उनके सेनापति थे। और मौर्यों के अंतिम शासक वेदरथ की हत्या कर ये इन्होंने नए राजवंश की स्थापना की, जो कि शुंग वंश के नाम से जाना गया। पतंजलि जो थे वो उनके पुरोहित भी थे और प्रधान मंत्री भी थे। ठीक है, इन्हीं के समय में भागवत धर्म सबसे यानी भागवत धर्म का उदय होता है और बहुत ज्यादा विस्तार होता है। और संस्कृत का अगर आप ये जाने, विस्तार सबसे ज्यादा जो है उसमें जो योगदान दिया था वो पतंजलि जी ने ही दिया था। इन्होंने महाभाष्य लिखी। महाभाष्य में गुप्त की साम्राज्य के शासन से संबंधित उनके वंशों से पुष्यमित्र शुंग के विजयों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं। ठीक है, तो पतंजलि ने महाभाष्य। इस प्रकार से होता क्या है कि अगर हम देखें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो यानी ए का 4 कहां पर है? ए का 4 यहां ए में भी है और डी में भी है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र, तो ए का 3 यहां पर है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। और कात्यायन की स्मृति यानी सी का 1 यहां पर है, बाकी किसी में नहीं है। तीनों में है लेकिन यहां पर भी है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, जो कि डी के 2 यहां पर है। यानी इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सूची 1 से सूची 2 मिलाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो पूछा गया है, देखो भाई साहब मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, ये नहीं है कि उन्हीं साम्राज्य के अंतर्गत पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो आज के समय में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो समय से संबंधित, राजाओं से संबंधित, दरबार के संबंधित और महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी हो सकता है वो ईसा पूर्व की घटनाएं हो, मध्यकाल की घटनाएं हो या फिर मध्य उत्तर काल की घटनाएं हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन वहां से उठाएंगे जो एग्जामिनर है, एक ईसा पूर्व के समय से, एक ईसा के समय के आसपास का, एक गुप्त काल के समय का और एक पीछे वाले काल का। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। वही चीज यहां पर हमें देखने को मिलेगी। जैसे जूनागढ़ अभिलेख। अब भैया जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो मौर्य काल से भी संबंधित है, उनके बाद के समय से भी संबंधित है, गुप्त काल के समय से भी संबंधित है। तो मैं इसलिए ही आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जूनागढ़ अभिलेख बहुत समय के यानी कई शासकों के समय से संबंधित है। इनके बारे में जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है। भैया जूनागढ़ अभिलेख में चीजें क्या क्या है? जूनागढ़ अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है। इसमें क्या क्या चीजें मिली? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से संबंधित है, उनकी विजयों का वर्णन, प्रशासनिक इसमें वर्णन है, सिंचाई से संबंधित वर्णन है। अब भैया इसमें सिंचाई से संबंधित है और क्या जानकारी है इसमें? तो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ जो अभिलेख है वो
पुष्यगुप्त से संबंधित है। वो कैसे भैया? पुष्यगुप्त कौन थे? तो भाई पुष्यगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर है। कहां के थे? सौराष्ट्र के गवर्नर थे। इन्होंने क्या चीज की थी? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील कहां पे है? वो सौराष्ट्र में है। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है वो पुष्यगुप्त वैश्य है। ठीक है, तो सिंचाई से संबंधित जो जानकारियां मिलती हैं वो इसी अभिलेख में है। समय चंद्रगुप्त मौर्य का था और पुष्यगुप्त वैश्य जो थे वो इनके दरबारी गवर्नर थे, जो कि सौराष्ट्र में। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह जानकारी हमें पुष्यगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दूसरा, लोहे स्तंभ लेख। लोहे स्तंभ लेख किसका है भैया? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये लोहे स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसमें गुप्तों से संबंधित जानकारियां हैं, उनके वंशावलियों से संबंधित जानकारियां हैं। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक नागवंश की कन्या कुमार नागा से विवाह किया था और उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह इन्होंने वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, ये जानकारियां हमें लोहे स्तंभ लेख से मिलती है और इसी से चंद्रगुप्त के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख की अगर हम बात करें तो भैया ये किसने लिखा था? तो देवपाड़ा जो अभिलेख है, अब चंद्रगुप्त के समय से संबंधित भी देख लो भैया। जूनागढ़ अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल कब था? 323 ईस्वी से 298 ईस्वी, कहीं पर 21 भी मिलता है। अब लोहा स्तंभ लेख जो है वो चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो भैया इनका समय कब कब था? तो इनका समय 380 से 415 ईस्वी के आसपास था। इनके समय भी हमें मिल गया। देखो कहां ईसा पूर्व और कहां ईसा के बाद का समय। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पेपरों में एग्जामिनर पूछता है। देवपाड़ा अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये किसका है? तो ये विजयसेन का है। विजयसेन कौन? विजयसेन जो कि 1095 में 1095 के आसपास में इनका शासन था और 1095 से 1158 ईस्वी तक इन्होंने उस समय शासन किया था। इसमें जो जानकारी है वो बंगाल के शासकों के संबंधित वंशावली और उनके विजयों का वर्णन है। ठीक है, तो देवपाड़ा अभिलेख जो है वो हमने आपको इनकी जानकारी दी। अब बात करें देवपाड़ा अभिलेख के कौन थे? इसके जो रचनाकार थे धोई क्या थे? इनके दरबारी थे, विजयसेन के दरबारी कवि थे। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये किसने लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसमें क्या क्या जानकारियां हैं? तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के प्रशासनिक राजनीतिक जानकारियां तो हैं। सबसे मुख्य बात जो इस अभिलेख की है वो ये कि इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। अब ये तो होगी पुलकेशिन जी के बारे में बात जानकारी। अब ऐहोल अभिलेख के बारे में अगर हम जानकारी लें तो ये जो ऐहोल अभिलेख है ये किसने? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि थे, उन्हीं के द्वारा ये इसकी रचना हुई थी। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय का अगर शासन की बात करें तो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। दूसरा, इसकी जो रचना हुई थी ऐहोल अभिलेख की वो हुई थी 633 से 35 के आसपास में। तो समय शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। अगर अब हमने इनका मिलान कर दिया, ये जानकारी इसी प्रकार से आती है। देखो कहीं पे ईसा पूर्व, फिर ईसा के बाद का समय और पीछे का समय, फिर उससे पहले का समय, यानी गुप्तों के बाद का समय। ठीक है ना, यानी 606 ईस्वी में हर्ष का शासन था तो उसी दौरान पुलकेशिन द्वितीय का भी था।
ठीक है ना। इनका 610 था शासन का समय और उनका 606 ईस्वी था। इन्होंने 42 तक शासन किया था, तो हर्ष ने 47 तक शासन किया था। इनके अब हम मैच करें, मिलान करें, तो जूनागढ़ यानी ए का 2 यहां पर है, बी का 3 यहां पर है, और सी का 1 यहां पर है, और डी का 4 सामने है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1 सही होगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो सूची 1 से सूची 2 में मिलान कीजिए। ठीक है। अब इसमें बात करें, इंडिका, रघुवंश, पृथ्वीराज, रासो और मुद्रा राक्षस। भाई पेपरों में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये नहीं है जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं कि भाई स्पेशली गुप्त समय के ही क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे कि हमारी नॉर्मल क्लासें होती हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार आते हैं। लेकिन जो कंपटीशन में होते हैं उसमें क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, चाहे ईसा पूर्व हो, प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, ठीक है, कहीं से भी। तो हम वो सारी चीजें नोट करते भी चलेंगे। ठीक है। बात करते हैं इंडिका, और ये वही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जो पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में हम आपको जानकारी विस्तार से देने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है। बात करते हैं इंडिका की। भाई इंडिका किसने लिखी? पहली बात, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका आखिर संबंधित किसके समय से है, इसके समय की बात करते हैं। इंडिका का जो समय है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय से संबंधित है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का समय कब था? तो 323 ईस्वी से 298 ईस्वी। कहीं पर 221वीं में, हर क्वेश्चन में ये चीज मैंने आपको जानकारी दी है। अब मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि ये देख लीजिए कि 3 क्वेश्चन है ये, और इन तीनों क्वेश्चनों में ज्यादातर कौटिल्य, भद्रबाहु, मौर्य काल से, जूनागढ़ अभिलेख, दूसरे क्वेश्चन में भी मौर्य काल, और तीसरा जो क्वेश्चन है इंडिका, मौर्य काल। अब इंडिका क्या है? इंडिका जो है वो किसने लिखी थी? ये सभी को पता है, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। लेकिन इंडिका में चीज क्या है? ये वो विवरण है जब विदेशी यात्री जो थे, यानी मैगनीज, भारत के भ्रमण पर आए थे, इन्होंने इंडिका लिखी। भारत के इन्होंने जो हमारे वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में लिखा कि 7 भागों में विभक्त है। इन्होंने ही ये टिप्पणी करी कि भारत में प्रशासन किस प्रकार से होता है। समाज को भी हमारे 7 भागों में इन्होंने ही बांटा था, ठीक है ना, जबकि हमारा समाज 4 भागों में था, इन्होंने 7 भाग बता दिए। इन्होंने टिप्पणी करी कि प्रशासन की, लेकिन अब इसकी जो मूल प्रति है वो हमारे पास नहीं है। अब तो प्लिनी, स्ट्रैबो, इन्हीं के आधार पर, और एक अज्ञात लेखक हैं पर्सपोलियन ऑफ द सी वाले, है ना, उन्हीं के आधार पर हमारा इतिहास लिखा गया। भाई हमारा जो इतिहास है वो पुरातात्विक अभिलेखों पर, विदेशी यात्रियों के विवरण पर, ठीक है ना, और साहित्यिक विवरणों के आधार पर ही लिखा गया है। तो उनमें से एक इंडिका भी है जो कि भारत के इतिहास में सहयोग करती है। मैग्निस ने ये लिखी थी। इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि मौर्य काल के शासन संबंधित, अधिकारियों से संबंधित, समाज से संबंधित, ठीक है ना, इसमें इन्होंने जानकारी दी। अब ये मैग्निस कौन था? तो मैग्निस जो था वो यूनानी शासक सेल्यूकस था, उसका राजदूत था, जो कि 304 ईस्वी में भारत के भ्रमण पर आया था। कितना? 304 ईस्वी में भारत के भ्रमण पर आया था, और 299 ईस्वी ईसा पूर्व ये यहां पर रहा था, और यहां से फिर चला गया था। इन्होंने अपने यात्रा विवरण में जो जानकारियां दी थी वो इंडिका में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के नाम से संबोधित किया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेंडोकोटस है। ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी मिल गई। इनके समय से संबंधित, भाई मैग्निस कब आया उसके समय के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। किसका शासन था उस समय जब ये आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके शासन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी जानकारी दी।
ठीक है। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। रघुवंश, देखो ये जो इंडिका है ये ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व। अब रघुवंश की बात करें, ये किसने लिखी? कालिदास, ठीक है, किसने लिखी थी? कालिदास जी ने लिखी थी। अब भैया रघुवंश में क्या है? रघुवंश जो है वो कालिदास जी के द्वारा लिखित नाटक है। कालिदास जी ने 3 नाटकों की रचना की थी, रघुवंश, कार्तिका अर्जुनीय और मेघदूत। ये 3 नाटक थे। इसमें जो जानकारी है वो गुप्त काल से संबंधित जानकारी है। अब गुप्त काल का जो समय है वो कौन सा है? वो 380 से 415 ईसवी है। इंडिका ईसा पूर्व में, रघुवंश ईसवी में। अब कालिदास जी ने 3 नाटकों की भी रचना की, तो इसलिए देखो रघुवंश के संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या इनके जो दूसरे नाटक हैं जो भी मैंने अभी आपको बताए उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी बात, अब कालिदास कौन थे? कालिदास जो थे वो उज्जैन के एक ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। मौर्य के नहीं, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। उन्हीं के समय में सबसे ज्यादा ग्रंथों की, स्मृतियों की, यहां तक कि रामायण महाभारत का जो समय है संकलित करने का, वो इन्हीं का समय था। गुप्त काल में सबसे, यानी स्वर्ण युग, स्वर्ण युग गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या क्लासिक युग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, कालिदास जी हो गए, ये ब्राह्मण थे उज्जैन के, उन्होंने रघुवंश की रचना की थी। तो हमें दूसरा बी का ऑप्शन भी मिल गया। तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के वंशावली और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के विजयों का वर्णन है, ठीक है। अब पृथ्वीराज तृतीय का समय कब था? तो पृथ्वीराज तृतीय का जो समय था वो 1178 ईस्वी में, ये उस समय राजा थे। चंद्रवरदाई जो थे वो इनके दरबारी कवि थे। अब इन्होंने इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज के बारे में कि भाई बहुत अच्छे योद्धा थे, उनकी विजयों का वर्णन था, और इसी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तराइन के प्रथम युद्ध में उनकी विजय हुई मोहम्मद गौरी से, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में जो अगली ही साल हुआ था उसमें ये हार जाते हैं। और पृथ्वीराज रासो के द्वारा रचित, तो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में वे बताते हैं कि तुर्कों ने दिल्ली से लेकर अजमेर तक के साम्राज्य को अपने शासन में, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो हमें पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। समय के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी कि भैया कौन सा समय था और इसमें क्या क्या चीजें वर्णित हैं, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बनते भी हैं। इन्हीं के आधार पर जो मैंने जानकारी दी है उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं मुद्रा राक्षस। अब बचा कौन? ये विशाख दत्त, विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस का जो समय है कौन सा है? ये भी गुप्त काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस गुप्त काल से संबंधित है, विशाख दत्त जी के द्वारा लिखित है, और इन्होंने ही सबसे पहले विसल, विसल जो जानकारी दी उनके नाम को संबंधित किया विसल के नाम से शूद्र। इसमें सॉरी, गुप्त काल से संबंधित नहीं है, मौर्य काल से संबंधित है, सॉरी यहां पर माफ कीजिएगा। ये जो मुद्रा राक्षस है ये भी मौर्य काल से संबंधित है, और यही वो जानकारी देते हैं विशाख दत्त जी कि सबसे पहले विरसल यानी शूद्र जो शब्द का प्रयोग होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के ऊपर एक टीका लिखी गई है, मुद्रा राक्षस के ऊपर टीका लिखी है। टीका किसने लिखी है? ढोंडू राज ने। कौन? ढोंडू राज। वो इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वार्थ सिद्ध नाम का राजा था, स्वार्थ सिद्ध नाम का राजा था जिसके 2 पत्नियां थी, एक सुनंदा और दूसरी थी मूरा। सुनंदा के हुए थे 9 पुत्र जो कि नंद कहलाए, और मोरा के हुआ था 1 पुत्र जो कि मौर्य कहलाया। ये इस मुद्रा राक्षस से जानकारियां मिलती हैं, जो कि इसकी टीका है उससे भी हमें जानकारी मिलती है।
तो हमें मुद्रा राक्षस के भी रचनाकार मिल गए विशाखदत्त। अब ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। तो ए का क्या होना चाहिए 3, तो ए का 3 कहां पर है, वो यहां पर है। रघुवंश बी का 1 कहां पर है, वो यहां पर। और सी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की 2 और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जी के द्वारा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था उनसे संबंधित जानकारियां विस्तार से मिली होंगी। प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं और उन्हें आप लोगों तक विस्तार में पहुंचाएंगे। धन्यवाद।